हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 12th ऑफ अप्रैल 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने वाइल्ड एनिमल्स के लिए लीगल राइट्स देने का जो प्रावधान है वो पास कर दिया है, या आप कह सकते हो उनकी कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो पहली कंट्री जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को भी लीगल राइट्स मिलेंगे, ऐसी पहली कंट्री है इक्वाडोर। तो आंसर होगा डी होगा। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे उसमें आपको इक्वाडोर मिलेगा, और साउथ अमेरिका का, या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी पहली कंट्री जो लीगल राइट्स जो हैं वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड कर रही है। ये बेसिकली एक केस है जो कि एक बंदर से रिलेटेड है, क्योंकि एक लेडी है जिसका नाम है एना बेट्रेस, जो कि एक लाइब्रेरियन है इक्वाडोर के अंदर। उन्होंने क्या किया कि एस्टिलिटा नाम का एक वुली मंकी जो है वो अब जंगल से ले आई, और साथ में उसको आप कह सकते हो कि पालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एज ए पालतू जानवर जो है वो उसको रख लिया और 18 साल तक पाला। तो आप देख सकते हो बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए जो है वो उन्होंने उसको पाला और अपना पालतू जानवर जो है वो बना के रखा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अथॉरिटीज या सरकार ने 2019 में कह दिया कि यार साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को आप पालतू जानवर नहीं बना सकते, वो इलीगल है। तो उसको वापस ले गए और जंगल में छोड़ दिया। अब जब जाके जंगल में अपने ही उसके अंदर छोड़ दिया तो उसकी डेथ हो गई वहां पे, और उसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि वो अपने मालिक से अलग हो गई है, जिसके कारण वो इसको सहन नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि इस लेडी ने, एना बीट्रिस ने, केस कर दिया कोर्ट के अंदर और हेबियस कॉर्पस रिट डाल दी कि यार जो वाइल्ड एनिमल है उसका राइट जो है, जो बंदर है उसका राइट जो है वो वायलेट हो गया। अब राइट जो है वो वायलेट हो गया, तो कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की, और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो एस्टिलिटा मतलब बंदर के पक्ष में दिया, और कहा कि हाँ बिल्कुल जो मंकी है, जो बंदर है, उसका राइट जो है वो वायलेट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन साथ में उससे पहले एक राइट और वायलेट हुआ है कि उससे पहले जो लेडी उसको जंगल से उठा के लेके आई थी वो भी गलत था। तो मतलब दोनों चीजें जो है वो गलत हुई, पहले लेडी लेके आई फिर बाद में अथॉरिटीज उसको लेके गई, तो दोनों ही जो है वो उसके राइट्स के खिलाफ है। तो कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि यार जो जानवर हैं उनके भी राइट्स हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, और उनको राइट्स ऑफ नेचर जो है उसके तौर पे प्रोटेक्ट जो है वो करना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा केस स्टडी था, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो इक्वाडोर ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने लीगल राइट्स जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड किए हैं। और इक्वाडोर की कैपिटल याद रखना है, क्या है? क्विटो। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो गुलिमारो लासो हैं, और यहाँ के जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो याद रखना है क्विटो जो है वो कैपिटल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान 2021? सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसको चुना गया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चुना गया है रामदर्श मिश्रा को। बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, और आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, और इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2021। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रामदर्श मिश्रा जी, इनको चुना गया सरस्वती सम्मान 2021 के लिए। इनकी एक हिंदी कविता है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, उस कविता के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और मैं तो यहाँ हूँ जो है वो अलग अलग ह्यूमन लाइफ के बारे में बताते हैं। इसमें सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है, इसमें करप्शन के बारे में बताया हुआ है, इसमें जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, किस तरह से दलित की एक्सप्लॉयटेशन हुई है, उसको तंग किया गया, उसके बारे में बताया हुआ है, और क्लाइमेट के बारे में भी बताया गया, मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में भी इसमें बताया गया है। और ये बुक सबसे पहली बार 2015 में जो है वो पब्लिश की गई थी। और अगर आप इनका पूरा का पूरा जीवन देखो, इसमें इन्होंने 32 मतलब 32 पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं, 15 अलग अलग नॉवेल्स हैं, 30 उसमें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, 15 जो हैं वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैं जो अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखा गया है, और भी कई ऐसे और ट्रैवलॉग्स हैं जहाँ पे ये गए थे या जिसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आपने याद रखना है कि रामदर्श मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो है वो हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखना। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। और आपने एक बात और याद रखनी है कि सरस्वती सम्मान जो है वो इंडिया का बहुत ही फेमस लिटरेरी अवार्ड है,
जो कि 1991 में स्टार्ट किया गया था, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और ये बहुत ही अच्छा लिटरेरी वर्क जो है इंडियन लैंग्वेज में अगर किया हुआ है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। और साथ में एक कंडीशन और है कि वो पिछले 10 साल के अंदर ही पब्लिश होना चाहिए, तभी ये अवार्ड जो है उसको दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। तो रामदर्श मिश्रा सरस्वती सम्मान 2021 मिला है इनको। और कौन सी पोइम के लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ पोइम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट 2023 का? तो आपको पता होना चाहिए कि G20 समिट 2023 जो है वो कहां पे होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। और इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी को अपॉइंट किया गया G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 समिट जो है वो 2023 की इंडिया में होने वाली है। और इनका टाइम पीरियड 1 मई से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? दिसंबर 2023 में। और 1 मई से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी ये एज ए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, लेकिन 30 अप्रैल को ये फॉरेन सेक्रेटरी के पद से जो है वो हट रहे हैं। और नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन लगाए जा रहे हैं? विनय मोहन क्वात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 99% चांस है कि आएगा कि नए फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा बनाए गए हैं। ये अभी एम्बेसडर हैं इंडिया टू नेपाल के, लेकिन अब इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जाएगा जब श्रृंगला जी चले जाएंगे। और G20 जो 2023 की समिट है ये दोस्तों बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप देखोगे ये एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जो इंडिया में होने जा रहा है बहुत लंबे गैप के बाद। और आप कह सकते हो कि इसमें P5 कंट्री जो परमानेंट 5 कंट्रीज है वो एक साथ दिखेंगे आपको। यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और फ्रांस हो गया। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारे के सारे इंडिया आएंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस साल का जो एडिशन है 2022 का G20 का, वो बाली में होने जा रहा है, इंडोनेशिया में होने जा रहा है। ये नवंबर के महीने में होगा दोस्तों। और ये 17th मीटिंग होगी G20 समिट के अंदर। और इसका ओवरऑल थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और G20 की 2021 की समिट कहां पे हुई थी? इटली के अंदर। तो 2021 की इटली, 2022 इंडोनेशिया मतलब बाली में हुई, और 2023 की जो है वो कहां पे होगी? इंडिया में होगी। तो दोस्तों ये याद रखना है, तीनों के तीनों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और G20 के बारे में खास तौर से याद रखना है कि G20 एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड की मेजर जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग स्टेज में हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक ग्रुप है। और G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसके करंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो हैं वो जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो क्योंकि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंटशिप है तो वो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, तो उनको चेयरमैन बनाया गया। कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 20 जो है वो इसके मेंबर हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सी है? यूरोपियन यूनियन। तो याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा जो है वो हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला जी फॉरेन सेक्रेटरी के पद से चले जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे? चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट 2023 के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, किसको वर्ल्ड का पहला इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बनाया गया ह्यूमन राइट्स को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके? और ये अपॉइंटमेंट की गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से, और ये पर्सन है डॉक्टर इयान फ्राई। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो 49th सेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, उसके अंदर डॉक्टर इयान फ्राई को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन का स्पेशल पर्सन, जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेगा और साथ में क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देगा। तो इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया दोस्तों? इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया, ये याद रखना है। इनके पास 2 कंट्रीज की आप कह सकते हो नेशनैलिटी है, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक जो है वो तुवालू या तवोलियन नेशनैलिटी है। और आप कह सकते हो इन दोनों कंट्रीज में से ऐसा पहला बंदा है जो इस पोस्ट को होल्ड करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इनको अपॉइंट किया गया ताकि ये रिकमेंडेशंस दे सके, अपनी सलाह दे सकें कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं या उसको हम आगे जाके जो है वो और खत्म कर सकते हैं। तो मतलब ये एक स्टडी होगी, एक आइडेंटिफिकेशन होगी, इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट हैं, जो उसके गलत इफेक्ट हैं, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, जो आजकल छोटे छोटे डिजास्टर हो रहे हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है, या आप कह सकते हो ह्यूमन राइट्स जो लोगों को मिल रहे हैं उसको किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज के कारण इफेक्ट हो रहे हैं उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है ये देंगे। तो आपने याद रखना है इयान फ्राई जो है वो वर्ल्ड के फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं जो ह्यूमन राइट
इफेक्ट को मजबूत करने में और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए लगाए गए हैं। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राइट जो है फंडामेंटल राइट के तौर पे गिना गया है, और वो है क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट लोगों को प्रोवाइड करना, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है। ये आपने जरूर याद रखना है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप फॉर 2018? तो 2018 के जो अवार्ड्स हैं संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, या आप कह सकते हो संगीत नाटक अकेडमी की जो सदस्यता है वो दी गई, वो 4 लोगों को दोस्तों इस साल में 2018 के लिए सदस्यता दी गई है। लेकिन इसमें से ऑप्शन में एक को सदस्यता नहीं मिली, और वो है मुदुप मुदगल। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इसमें टोटल 4 लोगों को मिली है, जिसके 3 नाम जो है वो ए, बी और डी ऑप्शन में आप देख रहे हो। तो वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी ने ये संगीत नाटक अकेडमी और साथ में इसी के साथ ललित कला अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड जो हैं वो दिए हैं। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी 2018 के लिए दिए गए हैं, और जो ललित कला अवार्ड्स हैं ये 2021 के लिए दिए गए हैं। ये आपने जरूर याद रखना है। तो आप देख सकते हैं संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो मिली है, उसकी सदस्यता जो मिली है वो 4 आर्टिस्ट को मिली है, बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं। और अदरवाइज ये अवार्ड 40 अलग अलग लोगों को दिया गया है। और ये 4 लोग कौन हैं? एक तो तबला मास्टर है हमारे पास जाकिर हुसैन जी, सब लोग जानते हैं। क्षत्रिय डांसर हैं जतिन गोस्वामी जी, ये नाम याद रखोगे। इंडियन क्लासिकल डांसर हैं सोनल मानसिंह जी, और भारतनाट्यम डांसर और गुरु हैं बहुत ही फेमस टी कुपैया कल्याण सुंदरम। इन चारों को आप कह सकते हो ये संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो है वो दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। और इसमें 50 साल से कम कम एज होनी चाहिए और 35 के ऊपर ऊपर होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को ये संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप या अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और इसी के साथ ललित कला अकेडमी अवार्ड्स भी दिए गए। ये टोटल 23 लोगों को दिए गए, इसमें से 3 जो हैं वो फेलोज भी हैं। लेकिन इसमें आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप में आपको नाम याद रखने की जरूरत है। इसमें अदरवाइज अगर आप नाम याद करोगे तो हिम्मत सिंह हैं, एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। एक आप कह सकते हो पेंटर और आर्टिस्ट हैं ज्योति भट्ट, उनको ये दिया गया है फेलोशिप। और एक श्याम शर्मा है जिनको ये ललित कला अकेडमी 3 फेलोशिप जो हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ये एक नेशनल ऑनर है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है आर्टिस्ट को, या आर्ट्स की कैटेगरी के अंदर। ये टीचर्स को, स्कॉलर्स को दिया जाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स की कैटेगरी के अंदर। और ये अवार्ड के अंदर आप म्यूजिक भी इंक्लूड कर सकते हो, डांस, थिएटर, इन पर्सनैलिटीज को मिलता है। एक कैटेगरी रिजर्व रखी गई है ताकि अगर कोई ट्रेडिशनल फोक के अंदर है, कोई ट्राइबल डांस करता है, म्यूजिक या थिएटर या पपेट्री जो कठपुतली का डांस करवाते हैं तो उसमें बहुत फेमस है, तो उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो एक तरह से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है या स्कॉलरशिप है उन लोगों के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रखना है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 2018 4 लोगों को मिली है, चारों के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कहाँ पे ओपन किया जाएगा? ये दोस्तों दिसंबर 2022 में जो है वो ओपन किया जाएगा। ये दिल्ली की एक जगह है जिसका नाम है ओखला, तो वहां पे इसको ओपन किया जा रहा है। तो इसका नाम होगा ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी कैपेसिटी जो है वो 364 पहले थी, लेकिन अभी 200 और बढ़ा दी गई है, तो ये 564 हो गई है। 564 मिलियन लीटर पर डे जो है वो इसकी कैपेसिटी रहेगी। तो इसका कंप्लीशन होने का मतलब है, या इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का मतलब है कि वाटर क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये दिल्ली के अंदर दिसंबर 2022 में काम करना स्टार्ट कर देगा, और यमुना रिवर के को साफ करने का जो प्रोसेस है वो भी इसमें इंप्रूव हो जाएगा। तो इससे जो यमुना रिवर का पानी है वो भी जो है वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन मकसद यही होता है कि जो इसमें केमिकल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो सकें, और जहाँ पे ये पानी पूरा का पूरा डिस्चार्ज होगा, जहाँ पे ये पूरा का पूरा पानी जाके गिरेगा, उसका इन्वायरमेंट जो है वो साफ किया जा सके, ताकि इसको दोबारा से किसी न किसी यूज में लेके आ सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया गया है। 365 करोड़ रुपए जो है वो इसमें सरकार की तरफ से खर्च किए गए हैं। तो सिंपल याद रखना है, एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको चाहे स्लाइड से ही याद रख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है एक बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नाम है शाहीन 3? तो 2 चीजें, एक तो कंट्री का नाम और ये बतानी है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कैसी मिसाइल है। तो ये टेस्ट किया है पाकिस्तान। शाहीन 3 जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये फ्लाइट टेस्ट किया गया सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नाम क्या है? शाहीन 3। और आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि शाहीन 3 का जैसे ही टेस्ट किया उसके बाद जो है वो इसकी कैपेबिलिटी और बढ़ गई है। अब 2750 किलोमीटर 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये आपने याद रखना है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इंडिया के किसी भी पार्ट में पहुंच सकती है। लाइक बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का, आंध्र का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट है हमारा, कबीथू कहते हैं उसको, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो वहां पे ये पहुंच सकती है। अंडमान निकोबार आइलैंड पे पहुंच सकती है और आप कह सकते हो कई शहरों को भी ये खत्म कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज जो है वो तैयार कर ली है और ये न्यूक्लियर और दूसरे वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। और इसका टेस्ट जो है वो अरेबियन सी में किया गया और इसका पहला वर्जन दोस्तों 2015 में टेस्ट किया गया था और रिसेंटली 2021 में ही पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एक और इनहेंस्ड रेंज वर्जन जो है वो तैयार किया है मिसाइल का और वो है बाबर क्रूज मिसाइल। याद रख सकते हो बाबर क्रूज मिसाइल, उसका भी रिसेंटली उन्होंने टेस्ट किया था। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है तो जरूर याद रखना है, आरिफ अलवी जो हैं वो वहां के प्रेसिडेंट हैं और नए प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन बने हैं, वो बने हैं शहबाज शरीफ। याद रखना है शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ के ब्रदर हैं। तो शहबाज शरीफ, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिशन से हैं शहबाज शरीफ और जो इमरान खान की पार्टी है वो वॉकआउट कर गई थी, पार्लियामेंट से बाहर चली गई थी, जिसके बाद ऑपोजिशन ने शहबाज शरीफ को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 जो है वो कहाँ पे हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्क्वैश चैंपियनशिप का मतलब है इसमें डबल्स मुकाबले जो हैं वो हुए हैं। एक तो वुमेन डबल्स में इंडिया जीत गया है और एक मिक्स्ड डबल में इंडिया जो है वो जीत गया है। दोनों डबल्स के खिताब जो है वो इंडिया ने जीत लिए हैं। ये कहाँ पे हुई है दोस्तों प्रतियोगिता, ये हुई है ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और याद रखना है इसका मतलब है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 ग्लासगो में हुई और इंडिया ने 2 मेडल जीत लिए हैं। एक तो वुमेन डबल्स के अंदर जीत लिया है, एक मिक्स्ड डबल के अंदर इंडिया ने जीत लिया है। और वुमेन डबल्स के अंदर एक तो दीपिका पालिकल थी और एक जोशन्ना चिन्नप्पा थे और एक दीपिका पालिकल और एक सौरव घोषाल। ये मिक्स्ड डबल्स के अंदर हो गया क्योंकि ये मेल हैं ये फीमेल हैं, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, फीमेल हैं। तो इंडिया जो है वो ऐसा पहला कंट्री बन गया है एशिया के अंदर जिसने वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप का कोई टाइटल जो है वो जीता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको याद रखना है। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से दिन मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। क्यों मनाया जाता है? होम्योपैथी की जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड को, जो मेडिसिन होम्योपैथी से बनाई जाती हैं, लोग उससे ठीक होते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, ये नेचुरल तरीके से तैयार होती है। तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो पूरा का पूरा होम्योपैथी डे जो है वो इसको डेडिकेट किया जाता है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किस तरह से हम जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे भी ठीक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। जर्मन फिजिशियन जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, जो कि फाउंडिंग फादर माने जाते हैं होम्योपैथी के, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है और इस साल हम 267th बर्थ एनिवर्सरी उनकी मना रहे हैं। और एक साइंटिफिक कन्वेंशन की गई है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के ऊपर, जिसका थीम क्या रखा, होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। तो होम्योपैथी में टाइम जरूर लगता है ठीक होने में, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और आप बहुत ही जल्दी जो है वो कई तरीकों से ठीक हो सकते हो। तो ये 10 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has partnered with Common Service Center for लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज? तो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो रूरल एरिया में होते हैं, सरकार की सर्विसेज जो हैं उन तक पहुंचाने के लिए, उनके थ्रू जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी जो है वो रूरल एरिया में बेचे जाएंगे और ये कंपनी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो सिंपल याद रखना है कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके थ्रू जो है ये लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो रूरल एरियाज में बेचे जाएंगे। इससे जो आप कह सकते हो कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी कवरेज को 95% तक रूरल एरिया में पहुंचा सकता है और रूरल लोकेशंस में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो जो डिजिटल सेवा पोर्टल है जिसमें सरकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसी के थ्रू जो है वो KYC कर ली जाएगी और उसी के थ्रू जो है वो प्रीमियम रिसीव कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो लाइफ इंश्योरेंस उनको प्रिंट आउट निकाल के जो है वो दे दिया जाएगा। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सरकार की मदद से, आप कह सकते हो कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से लोगों तक इंश्योरेंस सर्विसेज पहुंचाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स, वो आप देख लो। 2 अप्रूवल्स जो हैं वो आपने थोड़े से देखने हैं इसमें। एक तो अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंड कर दिया है और ये एक्सटेंशन हुई है मार्च 2023 तक की
और इसमें सरकार बहुत सी चीज़ें और निर्माण कर रही है, क्योंकि इसमें 10,000 जो है वो अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, और इसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ 200 स्टार्टअप्स को अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के अंदर लिया जाएगा, उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इन सब में सरकार 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो क्या करेगी, खर्च करेगी, इसलिए इस स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और आपने अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर जो है वो याद रखने हैं, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि एक एमओयू साइन किया है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एफआरसी मंगोलिया के बीच में, फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन, जो वहां का सिक्योरिटी एक्सचेंज का हेड है। तो ये टाई अप इसलिए किया गया है ताकि कैपिटल मार्केट को बहुत ही अच्छे से चलाया जा सके, नई सिक्योरिटी लॉस को देखा जा सके, हम बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयरिंग कर सकें, और जो हमारा स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें एक दूसरे कंट्री के अंदर, ताकि बेस्ट टू बेस्ट जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव की जा सके, बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज जो है वो शेयर की जा सके। और मंगोलिया के बारे में याद रखना है, कैपिटल जो है वो उलान बतार है, याद रखोगे, उलान बतर, और जो करेंसी है वो है तुगरिक। कौन सी है? तुगरिक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें सेबी के बारे में जरूर याद रखना है दोस्तों। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, 1992 में इसका एक्ट पास किया गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, लेकिन इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन है? वो है मधाबी पुरी, याद रखना है, मधाबी पुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का दोस्तों फिर से एक प्रैक्टिस लॉन्च जो है वो किया गया है। ये इनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम है जिसमें से मिसाइल्स को दागा जाता है, आप देख सकते हो, ये है पिनाका MK1, और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम जिसको DRDO की तरफ से खास तौर से डेवलप किया गया है, प्लस इंडियन आर्मी ने इसका टेस्ट जो है वो किया है। कहाँ पे किया है? ये पोखरन रेंज में किया है, पोखरन रेंज मतलब राजस्थान में इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई है। तो MK1 जो पिनाका है उसकी एक्सटेंडेड अब रेंज 45 किलोमीटर हो गई है, यहीं आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, यहीं सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 15 जो फीट लॉन्ग ये रॉकेट है, ये दोस्तों 280 किलो तक जो है आप कह सकते हो इसका वेट जो है वो हो सकता है, और ये 100 kg तक जो है वो अपने अंदर जो वॉरहेड है वो कैरी कर सकता है। और एक बैटरी जो पिनाका सिस्टम की है उसके अंदर 6 लॉन्च व्हीकल्स जो हैं वो होते हैं। तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपने याद रखना है कि इसकी रेंज जो है वो 45 किलोमीटर है। अगला आते हैं सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। कौन सी कंट्री ने गाओफन 3 उसका 03 वर्जन जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो भेजेंगी चाइना को, मतलब बीजिंग के अंदर, ताकि जो मैरीटाइम राइट्स हैं या मैरीटाइम सिक्योरिटीज हैं या इंटरेस्ट हैं उसको बचाया जा सके, और ये कंट्री है चाइना। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले उन्होंने गाओफन 3 किया था, फिर गाओफन 02 किया, 302, फिर अब 303 मतलब थर्ड वर्जन जो है वो इसका लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हो इसको चाइना ने लॉन्च किया है ताकि जो कंट्री का लैंड है उसको सैटेलाइट के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व किया जा सके और कई दिक्कतों को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ओखला में बनाया जा रहा है, और ये जो है वो यमुना क्लींजिंग प्रोसेस में भी अपना रोल करेगा, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रिलीफ जो है वो दलाई लामा तिब्बतियन कमेटी के अंदर दे दिया है। 2025 से लेकर 26 के बीच में ये पूरा पैसा दिया जाएगा, मतलब हर साल जो है वो 8 करोड़ रुपए जो है वो इस कम्युनिटी को दिए जाएंगे। तो क्योंकि तिब्बतियन जो हैं वो रेफ्यूजीज हैं एक तरह से, क्योंकि जब तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया तो कुछ तिब्बतियन जो है वो इंडिया में शरण ले लिए थे, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो रही है देश को आगे बढ़ाने में, तो उसको हम जो है बेसिकली एक छोटी सी अमाउंट से हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो 1 लाख तिब्बतियन जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर सेटल्ड हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। कर्नाटका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर में ये सेटल्ड हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो 4% स्टेक अपना बेच रही है इसार्क के अंदर। इसार्क जो है वो इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडिया की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कई अंडरटेकिंग्स या NPA रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें से 4% स्टेक निकाल रहा है, जिसके लिए उनको 3.92 करोड़ रुपीस मिलेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाफन 3 उसका वर्जन 3 जो है वो सक्सेसफुली चाइना ने लॉन्च किया, हम कर चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी नए चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए 2023 की G20 समिट के लिए, क्योंकि 2023 की इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो 11 अप्रैल को मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है 11 अप्रैल को, क्योंकि इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो इस दिन को मनाता है, और उसका मेन मकसद यही है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं
इवन प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद, मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप कह सकते हो कि फोकस करना है बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी और साथ में मदर की हेल्थ के ऊपर भी। और ये बर्थ एनिवर्सरी भी है दोस्तों कस्तूरबा गांधी जी की, और जो कि बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ में गांधी जी की वाइफ भी हैं। तो याद रखना, इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो मनाता है। 10 और 11 अप्रैल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, व्हेन द परचेजिंग पावर मनी डिक्रीजेस देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कितने रुपए में आप कितनी चीजें खरीद रहे हो, उसको कहते हो परचेजिंग पावर। अब 100 रुपए में पहले आप 5 चीजें लेके आ रहे थे, सेम चीजें, मान लो कोई भी चीज है आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, अब 100 रुपए में आप 3 चीजें लेके आ पा रहे हो उन 5 में से। तो इसका मतलब जो चीजों के प्राइसेस हैं वो क्या हो गया, बढ़ गए हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ गई। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, द क्रेडिट रिस्क टू द बैंक इज हाई फ्रॉम विच ऑफ दीज कार्ड्स। सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क बैंक्स को कौन से कार्ड में होता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।